जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखें, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया आप लोगों का एग्जाम 2024 एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो बच्चे मुझसे प्रीवियस में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। ठीक है, आपका ये मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले मैंने एक मॉडल पेपर आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चले, मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। इसमें आपका जो पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से आपके पेपर का नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें आज के इस क्लास में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के रहें, उत्तर प्रदेश के चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कुर्मों का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जो कुर्मो महोदय हैं इनका जन्म हुआ था सन 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, जर्मन अर्थशास्त्री गोसेन का जन्म कब हुआ था। तो जो जर्मनी के अर्थशास्त्री थे गोसेन, इनका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं गोसेन, इनका जन्म बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जर्मन अर्थशास्त्री हरमन हेनरी गोसेन का जन्म 7 सितंबर 1810 को हुआ था। सीमांत उपयोगिता के सामान्य सिद्धांत और जो सीमांत उपयोगिता के समान सिद्धांत को विस्तार से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो गोसेन ने दिया था। ठीक है, हरमन हेनरी गोसेन ने दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, गोसेन का पहला नियम घटती सीमांत उपयोगिता की अवधारणा है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है, घटती सीमांत उपयोगिता की अवधारणा किसने दिया था। जर्मन अर्थशास्त्री हरमन हेनरी गोसेन ने दिया था। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि से अतिरिक्त संतुष्टि कम होती है। चले, इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, विक्सेल का जन्म कब हुआ था। तो जो विक्सेल महोदय का जन्म 20 दिसंबर 1861 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। विक्सेल का जन्म 20 दिसंबर 1861 में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्थान पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों बता दिया। ठीक है, चले, चौथा प्रश्न है, फिशर का जन्म कब हुआ था। ये भी बहुत ही फेमस है अर्थशास्त्री। तो ये फिशर जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1867 में। ठीक है, 1867 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, फिशर का जन्म 1867 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये आधुनिक अमेरिकी अर्थशास्त्री में अग्रणीय कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तो उसे कहते हैं। जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं तब उसे सामान्य साम कहा जाता है। ठीक है, सामान्य साम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो जो आपके कार्ल मेंजर हैं, वान बीजर हैं, बाम बावर्क हैं, ये तीनों आपके सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वस्तुओं के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये कार्ल मेंजर ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, मेंजर, बीजर या बाम्बार्क। बताइए। बिल्कुल, वान बीजर सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया साथियों, सीमांत युग्मों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मार्शल, रिकार्डो ने या फिर बाम-बावर्क ने या फिर वान बीजर ने। सीमांत युग्मों का सिद्धांत, ठीक है, सीमांत युग्मों के सिद्धांत का प्रतिपादन बाम-बावर्क ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था रहती है, शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में रहती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन, ठीक है, नव परिवर्तन आर्थिक विकास का कारण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण क्या है? नव परिवर्तन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। शुम्पीटर ने पूंजीवादी विकास की चक्रीय प्रक्रिया की कितनी अवस्थाओं को स्वीकार किया है? तो यह कुल 3 अवस्थाओं को स्वीकार किए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया, शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन के कारण हैं। क्या कारण है भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन के कारण हैं उपक्रमी के कार्य का महत्व समाप्त होना, संस्थानिक, ठीक है, ढांचे का विघटन और बुर्जुआ परिवार का बिखरना, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये सभी पूंजीवाद पतन के कारण हैं, ठीक है। पूंजीवाद के पतन के ये सभी कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। पीगू का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1877 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, वेल्थ एंड वेलफेयर कृति किसने लिखी है? तो इस कृति को लिखने वाले पीगू हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना की है। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे से की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, नव प्रतिष्ठित का श्री गणेश किस अर्थशास्त्री ने किया? नव प्रतिष्ठित, ठीक है, यानी नव प्रतिष्ठित श्री गणेश यानी आरंभ, ठीक है। तो नव प्रतिष्ठित जो है इसका आरंभ किसने किया था? नव प्रतिष्ठित का तो मार्शल ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया, उत्पादन समता नियम का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो मार्शल ने दिया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया साथियों, मार्शल ने धन की अपेक्षा किसे महत्व दिया? समाज को, व्यक्ति को, राष्ट्र को या विश्व को? तो मार्शल ने धन की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, वस्तु के मूल्य निर्धारण में मार्शल ने बाजार को कितने भागों में बांटा है? तो वस्तु के मूल्य निर्धारण में मार्शल ने बाजार को 4 भागों में बांटा है। डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से मिल का कौन सा परंपरावादी विचार नहीं है? जो जेएस मिल थे इनका कौन सा परंपरावादी विचार नहीं है? तो देखें, मांग और पूर्ति का सिद्धांत ये परंपरावादी विचार है मिल का, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत और लगान का सिद्धांत ये तीनों आपके परंपरावादी विचार हैं मिल के, लेकिन उत्तराधिकार के नियमों पर प्रतिबंध ये आपके मिल का परंपरावादी विचार नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, जेएस मिल अंत में किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो जो जेएस मिल थे ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जेएस मिल के अनुसार लगान पर अधिकार होना चाहिए संपूर्ण समाज का, भूमिपति का, श्रमिक का या पूंजीपति का? तो जेएस मिल के अनुसार जो लगान है यानी जो टैक्स है वो संपूर्ण समाज का होना चाहिए, ठीक है। जो जेएस मिल के अनुसार जो टैक्स है इस पर जो अधिकार है संपूर्ण समाज का होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है, देखें, जेएस मिल ने मजदूरी की दर में वृद्धि के उपाय सुझाएं।
तो जेएस मिल ने मजदूरी के दर में वृद्धि के उपाय कैसे सुझाए हैं? तो श्रमिकों की संख्या में कमी हो और मजदूरी कोष में वृद्धि की जाए, यानी जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी है जितना आपको मिलता है 400, 500, 600, 700 उसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए भैया कौन सा कथन गलत है? मिल शिशु उद्योग को संरक्षण देने के पक्ष में था, बिल्कुल ये तो राइट है आपका। जेस मिल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल ये भी राइट है। मुद्रा के मूल्य और मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, ये भी सही है, यानी मजदूरी बराबर श्रमिकों की संख्या बटे मजदूरी, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन है। तो यह कथन जेबी से का है। ठीक है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह जो स्टेटमेंट है जेबी से का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से, ठीक है, इनका नाम पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट से। ठीक है, अच्छा ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, जो जीन बैप्टिस्ट से थे, इनके मुताबिक पूर्ति और मांग हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, जेबी से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो जेबी से थे बाजार नियम की इनकी कौन सी मान्यता नहीं है? खुली अर्थव्यवस्था इनकी मान्यता नहीं है। बाकी पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकाल संग्रह का अभाव, ये सभी बाजार नियम ये इनकी मान्यताएं थी, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था ये इनकी मान्यताएं नहीं थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, जेबी से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक हैं, तो किन्स हैं? ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तु के मूल्य का आधार है भूमि, श्रम, पूंजी या खनिज संपदा, बताइए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तु के जो मूल्य का आधार होता है वह श्रम होता है। ठीक है, यानी परिश्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, मार्क्स का अतिरेक मूल्य है, यानी जो कार्ल मार्क्स हैं इनका अतिरेक मूल्य क्या है? प्रयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, श्रमिकों का शोषण करने के लिए पूंजीपति उपाय अपनाता है। तो जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, इनका शोषण करने के लिए जो पूंजीपति है, जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो क्या करते हैं? स्त्री व बाल श्रमिकों को काम देकर, ठीक है, बिल्कुल, कार्य के घंटों में वृद्धि करके और अधिकतम मशीनों का उपयोग करके। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 है आपका, सिस्मांडी समर्थक हैं प्रतियोगिता के, हस्तक्षेप के, स्वतंत्रता के या फिर तीनों के, बताइए। बिल्कुल, जो सिस्मांडी समर्थक थे साथियों, ये हस्तक्षेप के समर्थक थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया, सिस्मांडी ने विशेष ध्यान दिया उपभोग और स्वराज पर, उपभोग और विनिमय पर, उपभोग और उत्पाद पर या फिर उपभोग और वितरण पर। तो जो सिस्मांडी महोदय थे, इन्होंने विशेष ध्यान उपभोग और वितरण पर दिया था। ठीक है, यानी यूज करने के लिए और बांटने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण है, ये बिल्कुल आपका राइट है। अति उत्पादन का कारण सरकारी हस्तक्षेप है, ये आपका गलत है। ठीक है, यही कथन आपका गलत है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है, द कॉमर्शियल वेल्थ का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1803 ईस्वी में। ठीक है, 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1803 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, द कॉमर्शियल वेल्थ का। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक संकट का कारण नहीं है?
तो देखिए पूंजी का संकेंद्रण ये आर्थिक संकट का कारण है या नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। इनमें से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक संकट का कारण नहीं है। देखिए पूंजी का संकेंद्रण, लाभ में वृद्धि और बाजार का विस्तार ये सभी आर्थिक संकट के कारण हैं, लेकिन मांग और पूर्ति में जो संतुलन है ये आपके आर्थिक संकट के कारण नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या प्रतियोगिता का दोष नहीं है। देखिए जो इसमें मांग और पूर्ति में संतुलन है ये प्रतियोगिता का दोष नहीं है, बाकी जो अति उत्पादन है, ज़्यादा उत्पादन, मांग और पूर्ति में असंतुलन और शोषण ये सभी क्या है, प्रतियोगिता के दोष हैं। ठीक है, मांग और पूर्ति में संतुलन ये प्रतियोगिता के दोष नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, माल्थस की 1803 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम है, क्या नाम है भैया। तो इनका नाम है द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम या इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो माल्थस महोदय थे इनके अनुसार जो जनसंख्या सिद्धांत का जो आधार है वो उत्पत्ति ह्रास नियम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका, माल्थस के अनुसार जब खाद्य सामग्री यानी खाने वाली सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कहलाते हैं, नैसर्गिक प्रतिबंध कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, अनियंत्रित जनसंख्या गति से बढ़ती है। तो जो अनियंत्रित जनसंख्या होती है साथियों ये हमेशा ज्यामितीय गति से बढ़ती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, अति उत्पादन का कारण है। तो प्रभावी मांग में कमी अति उत्पादन का कारण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया है, माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री कहने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है लाभ संबंधी विचार। ठीक है, माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री कहने का मुख्य कारण है लाभ संबंधी विचार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों जनसंख्या लगभग 25 वर्षों से दोगुनी हो जाती है, तो ये कथन आपका राइट है। आत्मसंयम प्रतिबंधक अवरोधक है, ये भी राइट है आपका। कृषि में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ये कथन आपका गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 45 है साथियों आपका, रिकार्डो। ठीक है, जो आपके डेविड रिकार्डो थे। ठीक है, डेविड रिकार्डो के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है उत्पादन लागत द्वारा, उपयोगिता द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार जो वस्तु के मूल्य का निर्धारण है यह उत्पादन लागत द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, एक लाइक जरूर करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब ये क्लास को आगे रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।